बोलो। अब तुमको मेरी फ्रेंड को किसी करना होगा। अरे पर हम कैसे, ही तो आपकी फ्रेंड है ना। अगर तुम किसी नहीं करोगे तो मैं रात भर रोऊंगा और तुमसे बात नहीं करूंगा, यहाँ आऊंगा नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। अच्छा ये अब तुम विनोद को किसी करोगी। मैं नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी गोद में आके नहीं खेलूंगा और तुमसे बात नहीं करूंगा, ना ही मैं यहाँ आऊंगा। ये देखा विनोद, तुमको कुछ नहीं आता और मेरी फ्रेंड ने कितना अच्छा किया है। बता। उस दिन के बाद भैया का दिल रखने के लिए हमें कई बार शीतल के साथ प्यार करने की एक्टिंग करनी पड़ी, पर एक्टिंग करते करते पता नहीं शीतल हमारे साथ कैसे कब अटैच हो गई, हमको तो पता नहीं लगा। भैया के सामने ही वो हमसे लिपट जाती, हमें प्यार करने लगती, और भैया बेचारे हमें प्यार करते देखकर बच्चों की तरह ताली बजाते, खुश होते। प्रमोद, प्रमोद आओ ना मेरे पास, आओ ना प्लीज प्लीज प्रमोद, प्लीज आओ ना मेरे पास प्रमोद, प्लीज आओ ना मेरे पास, प्लीज प्रमोद प्लीज। क्या भैया, आप भाभी की बात क्यों नहीं मान रहे? देखो प्रमोद, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं विनोद को अपनी गोद में बुला लूंगी। भाभी आप क्या कर रही हो? तुम्हारे भैया से तो कुछ होता नहीं है, मैं अपने अरमानों को कब तक मारूंगी? तुम ही अपने मन बुद्धि भैया से शादी करवा के लाए थे ना, अब तुम ही पूरे करो मेरे अरमान। आगे बोल। अरे हम भी अपने आप को कब तक संभालते, पता नहीं हमें क्या हो गया, और न चाहते हुए हम भी अपने भैया के बच्चों जैसे दिमाग का, मंदबुद्धि होने का फायदा उठाने लगे। अरे उनके सामने ही उनकी बीवी के साथ हम प्यार करने लग जाते। हमें उससे प्यार करते करते कुछ ही दिन बीते थे कि ऑफिस के काम से हमें 4 दिन के लिए टूर पर जाना पड़ा, और हमने जब वापस आके देखा ना तो संसार का ये पहला पति होगा ना जो अपनी पत्नी को किसी और से प्यार करते थे। खुश हो रहा हूँ। तुम खुश नहीं हो? मैं तो उससे भी ज्यादा खुश हूँ मेरी जान, माय डार्लिंग। भाभी। अरे विनोद, विनोद तुम वापस आ गए? क्यों, नहीं आना चाहिए था? ये कौन है? चिल्लाओ मत, शांति से बात करो। राजन तुम जाओ, ये मेरे मायके का फ्रेंड है। यहाँ क्या कर रहा था ये? वही जो तुम यहाँ करते हो। आपको शर्म नहीं आती भाभी, भैया की हालत का इतना फायदा उठाते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती इनकी लाचारी का फायदा उठाते हुए? तुम तो 4 दिन से टूर पर गए हो, मैं क्या यहाँ इस खिलौने से खेलती? शीतल के इस सवाल का तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन हमारा इतना दिमाग खराब हुआ कि मन करता था कि हम उसका गला दबा दें। और फिर इस बात को तो हम सह भी जाते, लेकिन एक दिन हमने उसे भैया का इलाज करने वाले डॉक्टर के साथ उसी तरीके से प्यार करते देखा जैसे वो हमारे और राजन के साथ करती है। और हमारे बेचारे भैया
उनको भी प्यार करते देख ताली बजा बजा कर बच्चों की तरह खुश हो रहे थे। उनकी इस लाचारी का इस तरीके से फायदा उठाते देखना हमको शीतल पर बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा किया हमने उस पर, लेकिन वो मुझ पर ही बिफर पड़ी। तो क्या करूं? तुम्हारे साथ तो जो कुछ भी करना हो वो इस घर में ही कर सकती हूँ। मेरा भी मन करता है जोड़ियों की तरह बाहर घूमने का, पार्क में जाने का, हॉल में जाने का। तुम्हारे साथ तो जा नहीं सकती। अगर तुम्हारे साथ गई तो तुम्हारे परिवार वाले बदनाम हो जाएंगे, लोग बदनाम कर देंगे उनको। तो बस तुम्हारे भैया के बहाने उस जवान डॉक्टर के साथ अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेती हूँ। इसमें बुराई ही क्या है? दोस्तों, खुद के साथ बुरा करने वाला इंसान जब खुद के साथ बुरा करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान उसकी बुराई करता है तो उसका खून खौलने लगता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, खुद के साथ बुरा करने वाला इंसान दूसरों की बुराई तो कर सकता है, लेकिन वहीं अगर कोई दूसरा इंसान उसकी इस बुराई पर उंगली उठाता है तो उस इंसान को खून का घूंट पीकर चुप रह जाना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारी इस कहानी में विनोद के साथ। राजन, देखो अब बहुत हो गया, अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। राजन, दोस्तों ये क्या, कितना प्यार था एक सुहागन की खूबसूरत आंखों में, लेकिन ये प्यार था किसके लिए? उसके अपने पति के लिए, उसके प्रेमी के लिए, उसके किसी दोस्त के लिए, या फिर उसके अपने किसी रिश्तेदार के लिए? और ऐसा क्या हो गया जो उसकी आंखों का ये प्यार एक भयानक मौत में तब्दील हो गया? और किसकी वजह से? प्रेमी की वजह से, पति की वजह से, किसी दोस्त की वजह से, या फिर उसके अपने किसी रिश्तेदार की वजह से? नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की एक नई कहानी बालक, बुद्धि और बीवी में स्वागत करता हूँ। भाभी, भाभी। अरे विनोद बेटा, तुम यहाँ? जी। शीतल तो तुम्हारे पास गई है ना? हमारे पास? अरे हम तो उन्हें लेने यहाँ आए ना। लेकिन उसने तो कहा था कि खान मार्केट में तुमसे मिलने जा रही है और वहाँ से तुम्हारे घर चली जाएगी। अरे ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी मम्मी जी। हम भाभी को लेने यहाँ आए और आपसे न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन फिर शीतल कहाँ गई होगी बेटा? शीतल की माँ जंगल में खून से तनी शीतल की लाश पड़ी हुई है। ये क्या कह रहा है विनोद? विनोद बेटा देखो शीतल कहाँ पे, चलो जल्दी देखने चलो। नहीं मम्मी, इसको कोई गलतफहमी हो गई है, आइए हम देखते हैं। हाँ चलो। शीतल, शीतल, शीतल मेरी बच्ची, शीतल मेरी बच्ची, देखो शीतल, शीतल मेरी बच्ची। इंस्पेक्टर साहब, ये आपकी बेटी है? जी हाँ मेरी बच्ची है। आप थोड़ा पीछे आइए, पीछे। ये कौन है? ये इसका देवर है। सर ये पिछले कुछ दिनों से यहीं पे थी अपने मायके में, हम ही इन्हें यहाँ छोड़कर गए थे और आज हम ही इन्हें ससुराल ले जाने वाले थे। हमारी भाभी से बात भी हुई थी कि हम घर आके लेके जाएंगे, पर हम घर पहुंचे तो मम्मी जी ने बताया कि ये तो खान मार्केट गई हैं। ये बोली कि ये हमसे वहां मिलेंगी। शीतल, अगर तुमसे बाजार में मिलने वाली थी तो यहाँ क्या कर रही थी? इसका मतलब है कोई यहाँ अपनी मर्जी से आई है? अपनी मर्जी से किससे मिलने आएगी इंस्पेक्टर साहब? अगर यहाँ उसे कोई जबरदस्ती लाता तो यहाँ उसके घसीटने और हाथापाई के निशान होते। सर, ये हत्या कहीं लूट की वजह से तो नहीं हुई है? क्यों? ऐसा क्यों बोल रही है तुम? ना तो मोबाइल है ना कोई पर्स है। आदमी घर से निकलता है तो बिना मोबाइल का निकलता नहीं है, और औरतें निकलती है तो बिना पर्स लिए निकलती नहीं है, और इनके पास तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है तुम्हारा अंदाजा ठीक हो। तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। तुम एक बार सर्च और करो, हो सकता है कुछ मिल जाए। ठीक है सर। प्रमोद बेटा, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ना, अभी तक खिलौनों से खेल रहे हो। बाबू तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी बीवी आती होगी, देखेगी तो क्या कहेगी? क्या क्या कहेगी वो? शादी वाली रात
बोल रही थी कि बचपन में ऐसे बहुत खिलौनों से खेली है। हे भगवान, बच्ची थी तब ना, अब नहीं खेलती, छोड़ो। मैं भी अभी बच्चा हूँ। बेटा आ गए तुम? बहू कहाँ है? बहू नहीं आई? माँ, अब वो कभी नहीं आएंगी। क्या? क्या हुआ? क्या? क्या वो मेरी बेटी से नाराज है? वो मेरे से क्यों नाराज रहेगी? वो तो मेरी अच्छी दोस्त है। माँ, क्या हुआ? माँ, उनकी हत्या हो गई है। क्या कह रहे हो तुम? कब? कहाँ? माँ, जब हम उन्हें लेने मायके गए तो एक आदमी ने आके बताया कि उनकी लाश जंगल में पड़ी हुई है। हे भगवान, किसने किया होगा ये सब? अरे तुम लोग मेरे दोस्त का नाम लेके क्यों रो रहे हो? हमें नहीं पता माँ, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। किसने किया है ये पता लग जाएगा। समझ नहीं आ रहा, पूछताछ कहां से और कैसे शुरू करूं? आखिर कोई तो सबूत मिले। सर, हो सकता है लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कुछ पता चले। मुझे नहीं लगता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ नई बात सामने आएगी। साफ दिखाई दे रहा है किसी ने उसे पीछे से पकड़ा, मुंह दबाया और गला काट दिया। क्यों ना पहले शीतल के घर चले, फिर उसके ससुराल चले। हो सकता है वहां उसके सामान से या किसी और चीज से कोई सबूत मिल जाए। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं शीतल की माँ बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। वो शीतल का मोबाइल मिल गया है, घर पर ही था। देखिए, आप उस फोन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम तुरंत आपके घर आ रहे हैं। शीतल के घर चलना है, हो सकता है वहां से कोई सबूत मिले। गायत्री जी। गायत्री जी। जी इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए शीतल का मोबाइल है। काफी मॉडर्न ख्यालों वाली थी आपकी बेटी। आपके मुताबिक शीतल घर से कितने बजे निकली? सुबह करीब 10 बजे के आसपास। 10 बजे। शीतल को किसी राजन का फोन आया था और कुछ देर के बाद वो ये कहकर घर से निकली कि वो विनोद से खान मार्केट में मिलेगी और वहीं से ससुराल चली जाएगी। अगर शीतल वहां से ससुराल जाने वाली थी तो फिर अपने मोबाइल घर क्यों छोड़ कर गई? इसका मतलब है कि वो वापस घर आने वाली है, वहां से वो ससुराल जाने वाली नहीं, जैसा कि उसकी विनोद से बात हुई थी। लेकिन सर, फोन ना ले जाने से इन सब बातों का क्या मतलब? ऐसी चीजें इंसान तभी ले जाना भूल जाता है जब रात को जल्दी में हो या फिर बाहर जाने के लिए वो एक्साइटेड हो। क्योंकि बाहर जाने वाली लेडी तभी एक्साइटेड होती है तब वो बहुत दिनों बाद अपने पति से मिल रही है या प्रेम से, और वो अपने पति से ससुराल में मिलने वाली थी। क्या माँ जी, राजन और शीतल को प्यार का चक्कर तो नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि राजन तो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। राजन का नंबर दे सकती है? हाँ, क्यों नहीं। देखो, राजन का नंबर नोट करो। 312610। राजन को पुलिस स्टेशन बुलाओ। ठीक है सर। मिस्टर राजन। जी सर। आपको पता है आपकी फ्रेंड शीतल की हत्या हो गई? जी हाँ सर। हमारी जांच के मुताबिक आखिरी फोन आपका आया था शीतल को। क्यों बुलाया था उसे जंगल में मिलने के लिए? मैंने उसे कहीं मिलने के लिए नहीं बुलाया था सर। फिर फोन क्यों किया था? आज वो वापस अपने ससुराल जाने वाली थी, इसलिए
बस यूं ही हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया था सर। वैसे मिलने का मन था मेरा, लेकिन जब पता चला कि विनोद उसे लेने आ रहा है तो मैंने उससे मिलना उचित नहीं समझा सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे और शीतल के बीच में क्या कोई संबंध था? जी नहीं सर, शादी के पहले भी मेरी दोस्त थी और शादी के बाद भी मेरी दोस्त है। सर आप चाहें तो उसके ससुराल वालों से भी पूछ सकते हैं। वैसे विनोद को भी सब कुछ पता है मेरे बारे में। अच्छा तुम्हें किसी पर शक है जो शीतल की हत्या कर सकता है? मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगता सर जो कि शीतल की हत्या करेगा। शीतल के यहाँ भी सबसे अच्छे संबंध थे और उसके ससुराल से भी कभी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली थी। हाँ अगर उसके ससुराल में कोई किसी से दुश्मनी थी, मतलब होगा, तो मुझे पता नहीं सर। शीतल तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसने कभी बताया किसी से अनबन या किसी से कोई दुश्मनी हो उसकी? जी नहीं सर। मायके में नहीं तो ससुराल में कहीं तो कोई होगा जो उससे अंदर ही अंदर दुश्मनी रखता हो। प्यार में सावधान। मम्मी पुलिस, मम्मी। सर आप यहाँ? इस घर की बहू की हत्या हुई है। जब तक केस नहीं सुलझ जाता आना जाना लगा ही रहेगा। भाई देवे, ये कौन है जो हमें देखकर पुलिस पुलिस कहकर वहां जाकर छुप गया है? सर ये हमारे बड़े भैया हैं। बड़े भैया और इतने डरपोक? जी क्या है कि भैया बड़े तो हो गए हैं पर उनका दिमाग छोटे बच्चों के जैसा है। इसीलिए इन्हें देख के लगता नहीं कि इनकी बीवी की हत्या हुई है। माँ जी एक बात बताइए, हत्या के तौर पर आपको किसी पर शक है? शक कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? शीतल बहुत अच्छी बहू थी, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। समझ में नहीं आता उसके साथ ये हादसा कैसे हो गया। यही तो समझने आए हैं। हेलो बेटे। हेलो। सर हमें नहीं लगता है इनसे पूछताछ करके कुछ फायदा है। हेलो बेटे। अरे भैया ये आपको थोड़े ना पकड़ेंगे, आप तो अच्छे बच्चे हैं ना। हाँ मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैंने होमवर्क भी पूरा कर लिया है। हाँ आप गुड बॉय हो ना। सर इनसे आपको कोई काम की बात जानने को नहीं मिलेगी। आप एक काम करो, ये लेके आप अंदर खेलिए। अच्छा विनोद, आपके मुताबिक आप हमेशा अपनी भाभी को बैके छोड़ने और लेने जाते थे, क्या आप किसी राजन को जानते हैं? हाँ सर, भाभी जी ने जिक्र तो किया था एक दो बार। राजन उनके मायके का दोस्त है, इसके अलावा तो कुछ खास हमें पता नहीं। क्या आप उससे मिले थे? हाँ भाभी का अच्छा दोस्त था तो मुलाकात तो लाजमी थी ना। आपको पता है आपकी भाभी आपको खान मार्केट में मिलने वाली थी, ये कहकर वो घर से निकली थी। तभी राजन का फोन आया था और उसने शीतल को मिलने के लिए बुलाया था। हो सकता है किसी वजह से उसने ही शीतल की हत्या कर दी। सर इस बारे में हम कैसे कुछ कह सकते हैं? भाभी ने कभी कोई ऐसी बात भी नहीं कही जिससे कोई शक की गुंजाइश हो। कोई और बात? जी नहीं सर, और तो कुछ हमें पता नहीं है। माँ जी, क्या आप अपनी बहू के बारे में कुछ बता सकती हैं जिसकी वजह से उसकी हत्या हो सकती है? इंस्पेक्टर साहब मैं तो खुद अंधेरे में हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
इंस्पेक्टर झा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, किस तरीके से वो शीतल के असली कातिल तक पहुंचे। उसके सामने शीतल से जुड़े सिर्फ 3 लोग हैं, एक तो उसका पति, दूसरा उसका देवर विनोद और तीसरा उसके मायके का राजन। तो आखिर कत्ल किसने किया? उसके पति को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो मक्खी भी नहीं मार सकता। तो अब शक की सुई जिन 2 लोगों पर घूमती है वो हैं उसका देवर विनोद और उसके मायके का राजन। गायत्री जी, हम पूछताछ के लिए शीतल के ससुराल गए थे। वहां मेरी मुलाकात उनके पति से हुई। गायत्री जी, एक बात बताइए, आपकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी, मॉडर्न ख्याल वाली और फैशनेबल थी, उसने प्रमोद जैसे इंसान से शादी कैसे कर ली? जी, हम प्रमोद के परिवार को पहले से ही जानते थे और प्रमोद से शादी करने के लिए कोई भी लड़की राजी नहीं होती थी। और शीतल के भी आगे पीछे कोई नहीं था, ना ही मेरा पति और ना ही मेरा बेटा। और शीतल को इतना अमीर घराना कभी मिल नहीं सकता था। इतना बड़ा घर, इतने नौकर चाकर, इतना पैसा, तो कैसे तैसे मैंने शीतल को राजी कर लिया और फिर उन दोनों की शादी हो गई। यशवंत, कहीं ऐसा तो नहीं ससुराल में ऐसा मंदबुद्धि पति मिला हो तो शायद शीतल को वापस मैके आकर राजन से अफेयर हो गया? ऐसे केस में अक्सर ऐसा होता है सर। गायत्री जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। हो सकता है उनके कातिलों को सुराग मिल जाए। जी, शीतल का कमरा उधर है, उसकी सारी चीजें वहीं पड़ी रहती हैं। रेखा, जाके तलाशी लो। ठीक, चलिए आइए। ये देखो, राजन और शीतल के फोटोज प्लस सेल्फी, जो नॉर्मल से नॉर्मल संबंध दिखा रहे हैं। और ये सारे फोटोज गैलरी में सबसे ऊपर है। इसका मतलब है कि रिसेंट फोटोग्राफ है। शीतल मैके आते ही राजन से कई बार मिल चुकी है और उन दोनों ने एक दूसरे के साथ सेल्फीज भी ली है। ये देखो, हर 4 फोटोज के बाद ड्रेस चेंज है। इसका मतलब है पिछले 8 दिनों में वो राजन से कई बार मिल चुकी है और इनके बीच कोई मामूली संबंध नहीं है। इन फोटोज से साफ दिख रहा है ये कितने नॉर्मल फोटोज हैं। सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन राजन ने कभी बताया नहीं हमें। नहीं बताया तो क्या हुआ, अब बताएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ। तुमने पहले भी ऐसे कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा ही हुआ और अब ये भी हो जाएगा कि ऐसा ही था। प्यार में सावधान। बता, तूने शीतल की हत्या क्यों की? मैंने उसकी हत्या नहीं की थी सर। झूठ मत बोलना। तूने शीतल को ससुराल जाने से पहले बुलाया था, तूने उसके साथ जबरदस्ती की होगी, उसने मना किया होगा और तूने उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या चाकू से हुई थी और मैं चाकू लेके थोड़े ना घूमता हूँ। उस दिन तेरे पास चाकू था, उसे धमकाने के लिए, तो वो नहीं मानी, उसको सबक सिखाने के लिए तूने वही किया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ। तूने पहले भी ऐसे कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं और ऐसा ही हुआ और अब ये भी हो जाएगा कि ऐसा ही था। बता, तूने शीतल को मिलने के लिए बुलाया था या नहीं? हाँ, बुलाया था मैंने सर उसको। मैंने उससे कहा था कि ससुराल जाने से पहले एक बार फिर से हम लोग प्यार कर लेंगे। तो उसने आने के लिए हाँ भी कहा था कि जब मैं उसे जंगल में मिलने गया तो वहां पर देखा कि किसी ने उसका गला रेत दिया था। मैं बहुत डर गया था साहब और मैं वहां से भाग गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब कि मैं आप लोगों को बताऊं या उसके घर वालों को।
फिर मुझे लगा कि मैं किसी को भी बताऊंगा ना मैं फंस जाऊंगा साहब, तो मैंने चुप रहना है उचित समझा। अगर इस बार झूठ बोला ना तो बात नहीं करूंगा, सीधा अंदर डाल दूंगा, सारी जिंदगी जेल में सड़ना। और क्या जानता है उसके बारे में, बता। बस इतना ही जानता था सर, और कुछ नहीं जानता हूँ। तूने अपने बारे में बता दिया, अब उसके ससुराल वालों के बारे में बता। शीतल ने कभी उनके बारे में कुछ बताया जो इस केस को सुलझाने में मदद कर सके? उसके सास ससुर कैसे थे, उसका ससुराल कैसा था, वगैरह वगैरह। सर उस पति के बारे में ही बताते रहते कि उसका पति मंद बुद्धि का है, कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे उससे। अगर उसकी सास और उसके देवर इतने अच्छे नहीं होते ना सर, तो वो अपने पति को भी नहीं संभाल पाते। उसने कभी अपनी सास के बारे में या देवर के बारे में कुछ बताया? सासू माँ के बारे में बस यही बताते थे कि उसकी सासू माँ उसे अपने बेटी की तरह मानती है, उसके अपने माँ की तरह प्यार करती है उसे। सास बहू वाला तो कभी झगड़ा नहीं था उसके घर में सर, और उसने कभी खरी खोटी भी उससे नहीं सुनाई थी सर। अपने देवर के बारे में कुछ बताया उसने कभी? तो उसका देवर ही घर का सारा काम संभालता है साहब, यहाँ तक कि अपने ही नहीं, उसके पति का भी सारा काम वही करता है। घर का सारा बिजनेस उसी ने संभाल रखा था साहब, और इतना कुछ करने के बाद भी उसके मन में तनिक भी ईगो नहीं था साहब। वो सबको बराबर टाइम देता था, शीतल को मायके ले जाना हो या वहाँ से उसे विदा करके लाना हो, उसका देवर ही सब करता था साहब। और कुछ? बस इतना ही जानता था साहब, अगर कुछ याद आया तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आपने सही कहा था सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ पता नहीं चल सकता है, लेकिन इसमें एक बात सामने आई है सर। उस लड़की का मर्डर जिस चाकू से हुआ है वो चाकू काफी धारदार है, इतना धारदार कि गर्दन पर रखते ही गर्दन कट जाए। और दूसरी बात यह है कि वो चाकू बिल्कुल ही नया है। इतने धारदार चाकू से कत्ल करने का सीधा मकसद है कि कातिल पहले ही सोच चुका था कि वो शीतल का मर्डर करेगा। मतलब सोचे समझे साजिश थी हत्या की। एक काम करो, जितने भी चाकू बेचने वाले हैं उन्हें चाकू दिखाओ और पूछो इस पैटर्न के चाकू कौन बनाता है। अगर मिल जाए तो उनसे पता करो ये चाकू किसने खरीदा था, हो सकता है वो क्लू मिल जाए, आखिर पता तो चले यह कत्ल किसने किया है। 4 दिन हो गए हम लोग अंधेरे में घूम रहे हैं। हेलो सर, मैं रेखा बोल रही हूँ। हाँ बोलो रेखा। सर, चाकू बनाने वाले का पता चल गया है और चाकू खरीदने वाले का भी। कौन है वो? वो चाकू वाला कह रहा था कि राजन नाम का आदमी आया था चाकू खरीदने के लिए। राजन? इसने फिर मुझसे झूठ बोला, अब नहीं बचेगा ये। दोस्तों, शीतल की अपने पति के अलावा जिस दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर होने की बात सामने आती है वहां पर भी नाम आता है राजन का। यहां तक कि जिस दुकानदार से चाकू खरीदा गया उस दुकानदार के मुंह से भी राजन का ही नाम सामने आता है। इंस्पेक्टर झा ने जिस दिन से इस केस को अपने हाथ में लिया उन्हें बार बार शक सिर्फ और सिर्फ राजन पर ही होता है। तो क्या राजन ने ही शीतल का खून किया, और किया भी तो क्यों? ये सब कुछ आपको पता चलेगा लेकिन हमारी इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए मुझे यानी कि कुणाल सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। जय हिंद। चाकू भी खान मार्केट से खरीदा और कॉल भी खान मार्केट से आया। इसका मतलब इस आदमी का खान मार्केट से कोई ज्यादा संबंध है। कातिल का पता लगा क्या? हाँ। कौन है? मेरे सामने। प्यार में सावधान। शीतल मेरी बच्ची इंस्पेक्टर साहब। ये आपकी बेटी है? जी हाँ, मेरी बच्ची है। ये कौन है जो हमें देखकर पुलिस पुलिस कहकर वहां जाकर छुप गया है? सर ये हमारे बड़े भैया हैं। वो चाकू वाला कह रहा था कि राजन नाम का आदमी आया था चाकू खरीदने के लिए। राजन? इसने फिर मुझसे झूठ बोला, अब नहीं बचेगा ये। नमस्कार दोस्तों,
मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की हमारी इस कहानी बालक, बुद्धि और बीवी के दूसरे और अंतिम भाग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से शीतल के केस को लेकर इंस्पेक्टर झा बहुत परेशान है। उन्हें कोई भी इंसान कसूरवार नहीं नजर आ रहा है और जो कसूरवार नजर भी आता है उससे कुछ देर के बाद बात करने के बाद वो उन्हें बेकसूर लगने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, हमारी समझ में नहीं आता, और जो नहीं होता है वही हमें दिखाई देता है और वही हमारी समझ में आता है। काफी खोजबीन और छानबीन करने के बाद में इंस्पेक्टर झा के सामने जो एक नाम उभर कर सामने आया, इस केस को लेते समय वही नाम इंस्पेक्टर झा के दिमाग में सबसे पहले आया था। तो आइए देखते हैं कि शीतल के इस कातिल को क्या सजा दी जाती है। नहीं मानेगा ना? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने नहीं मारा। रुक जा। बोल। नहीं बताएगा? बोल। बोल। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने नहीं कुछ किया साहब, मैंने नहीं कुछ किया साहब। क्या हुआ सर, इसने कुछ बताया? अभी तक तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बताएगा। इसके फरिश्ते भी बताएंगे। अरे ये क्या? क्या है सर? राजन के मोबाइल पर रिसीविंग लिस्ट में एक और कॉल, इसके तुरंत बाद उसने शीतल को फोन किया। इसका मतलब इस कॉल से उस कॉल का कोई संबंध है। जरा पता करो कहाँ का नंबर है। हेलो, ये कहाँ का और किसका नंबर है बताएंगे? पक्का? ओके ओके सर, ये खान मार्केट में किसी पब्लिक बूथ का नंबर है। खान मार्केट? चाकू भी खान मार्केट से खरीदा और कॉल भी खान मार्केट से आया। इसका मतलब इस आदमी का खान मार्केट से कोई ज्यादा संबंध है। ये खान मार्केट ये नाम मैंने पहले सुना है। सर, खान मार्केट बहुत फेमस मार्केट है। वहाँ बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऑफिसेस हैं। आपने सुना होगा सर। अभी रिसेंटली इस केस के दौरान मैंने ये नाम सुना है। यस, शीतल की माँ ने कहा था कि विनोद खान मार्केट में आने वाला है शीतल को लेने, वहीं से वो अपने ससुराल जाएगी। तीसरी बार खान मार्केट का नाम आया। और हाँ, हाईलाइट ये है कि विनोद का भी खान मार्केट में ही ऑफिस है। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि हो सकता है कि इन सब के पीछे विनोद का हाथ हो। सर, विनोद क्यों? वो तो बेचारा अपने घर का सबसे जिम्मेदार बेटा है ना। ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा जिम्मेदारी निभा रहा है। क्या मतलब सर? मतलब ये देखो, विनोद, प्रमोद और शीतल तीनों के एक साथ फोटो। और ये देखो किस तरह की पोजेज है शीतल के साथ। देखो, इसका मतलब विनोद और शीतल का भी कोई चक्कर है। सर, ये शीतल कैसी लड़की थी? जिससे मिलती थी उसी के साथ। छी! क्या करे, पति मंदबुद्धि था, गरीबी और लाचारी की वजह से शादी कर ली। वो सुना है ना, अगर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए तो इंसान के पर निकल आते, और उस पर की फड़फड़ाहट में जो भी फंसता है उड़ता चला जाता है। तुम एक काम करो, शीतल के मोबाइल से विनोद और राजन का फोटो निकाल के उस चाकू वाले के पास जाओ और उनको राजन और विनोद का फोटो दिखाओ। वो जरूर विनोद को पहचानेगा। वो कैसे सर? इसका ऑफिस खान मार्केट में है इसलिए? नहीं, वो विनोद का फोटो देखकर विनोद को पहचानेगा, लेकिन राजन के नाम से। और हाँ, वो विनोद का फोटो देखकर कहेगा ये राजन है। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? तुम चाकू बेचने वाले के पास जाओ और विनोद का फोटो दिखाओ और वहां से विनोद के घर जाओ। मैं भी विनोद के घर पहुंच रहा हूं
आज उसकी और शॉपिंग करूंगा मैं। ठीक है सर। मैंने कहा ना, शीतल को बुलाओ, मेरी फ्रेंड को बुलाओ। आ जाएंगी भैया, भाभी आ जाएंगी। नहीं आएगी, आ जाएंगी। नहीं आएगी, मैं मोबाइल भी तोड़ दूंगा। मेरी दोस्त शीतल को बुलाओ। देखो प्रमोद बेटा, अगर तुम इसे तोड़ोगे ना तो मैं फिर से पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस आ गई है। डॉक्टर साहब, आप कातिल का पता लगा क्या? हाँ। कौन है? मेरे सामने। आपके सामने? आपके सामने तो हम लोग खड़े हुए हैं। तुम ही तो हो कातिल। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर विनोद। तुम्हें तुम्हारी भाभी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आपका दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर। असली कातिल को आप पकड़ नहीं पाए तो हमारे ऊपर ही हाथ डाल रहे हैं। देखा, उसका आवाज सुनाओ। जी सर। सुनिए जी। आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। क्या नाम है इनका? राजन नाम है। लेकिन इनका नाम तो विनोद है। लेकिन हमको तो राजन बताया था। अच्छा, पक्का आपको अच्छी तरह से याद है? हाँ याद है। किस लिए आए थे यहाँ पे ये? हमसे बड़ा चाकू खरीद के ले गया था। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। चाल चलकर नहीं बच सका तो भाग कर कैसे बच सकता है? अब बता, तूने अपनी भाभी का मर्डर क्यों किया? नहीं इंस्पेक्टर, मेरा बेटा मर्डर नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ये ऐसा नहीं कर सकता। माँ जी, आपके बेटे ने मर्डर किया है, आपकी बहू का। जो कुछ बोल रहा हूँ ना, पुलिस स्टेशन में चल के बोलना। चल। नहीं। ये क्या हो रहा है माँ? नहीं बताएगा शीतल को क्यों मारा? सर हमने नहीं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नहीं बताएगा? नहीं मार सकते। सर हमने नहीं मारा सर, नहीं हमने। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्यों मारा शीतल को? नहीं बताएगा? नहीं मारा। नहीं बताएगा? सर 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 बोल। बताता हूँ सर, बताता हूँ। वो क्या है ना कि जब से शीतल ससुराल आई थी ना ब्याह के, तो अपने मंदबुद्धि पति को देख देख कर अंदर ही बहुत दुखी रहती थी। उसके भी बहुत बड़े बड़े अरमान थे, लेकिन मंदबुद्धि पति था तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया। हम अक्सर उसको और भैया को मिलवाने की कोशिश किया करते थे और उनमें प्यार करवाने की कोशिश भी किया करते थे। देखा विनोद, तुमको कुछ नहीं आता और मेरी फ्रेंड ने कितना अच्छा किया है। प्यार में सावधान। प्रमोद, प्रमोद आओ ना मेरे पास। नहीं, मैं खेलूंगा। आओ ना, मैं तुम्हें अपनी गोद में खिलाती हूँ। नहीं नहीं, नहीं खेलूंगा मैं। आओ ना प्रमोद। नहीं, नहीं खेलूंगा। अरे भैया, आप अभी तक खेल रहे हैं, सोए नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, मैं खेलूंगा। अरे रात बहुत हो गई ना, सो जाइए। तुमने कल भी यही बता के मुझे सुला दिया था। अच्छा ठीक है, आज हम आपको सुला के नहीं जाएंगे। देखिए आपकी फ्रेंड तो बोलो। अब तुमको मेरी फ्रेंड को किसी करना होगा। अरे पर हम कैसे, ही तो आपकी फ्रेंड है ना। अगर तुम किसी नहीं करोगे तो मैं रात भर रोऊंगा और तुमसे बात नहीं करूंगा, यहाँ आऊंगा नहीं। सच्ची बता रहा हूँ। अच्छा ये अब तुम विनोद को किसी करोगी। मैं
नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी गोद में आके नहीं खेलूंगा और तुमसे बात नहीं करूंगा, ना ही मैं यहाँ आऊंगा। देखा विनोद, तुमको कुछ नहीं आता और मेरी फ्रेंड ने कितना अच्छा किया है। बता। उस दिन के बाद भैया का दिल रखने के लिए हमें कई बार शीतल के साथ प्यार करने की एक्टिंग करनी पड़ी, पर एक्टिंग करते करते पता नहीं शीतल हमारे साथ कैसे कब अटैच हो गई, हमको तो पता नहीं लगा। भैया के सामने ही वो हमसे लिपट जाती, हमें प्यार करने लगती, और भैया बेचारे हमें प्यार करते देखकर बच्चों की तरह ताली बजाते, खुश होते। प्रमोद, प्रमोद आओ ना मेरे पास, आओ ना प्लीज प्लीज प्रमोद, प्लीज आओ ना मेरे पास, प्रमोद प्लीज आओ ना मेरे पास, प्लीज प्रमोद प्लीज। क्या भैया, आप भाभी की बात क्यों नहीं मान रहे? देखो प्रमोद, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं विनोद को अपनी गोद में बुला लूंगी। भाभी आप क्या कर रही हो? तुम्हारे भैया से तो कुछ होता नहीं है, मैं अपने अरमानों को कब तक मारूंगी? तुम ही अपने मन बुद्धि भैया से शादी करवा के लाए थे ना, अब तुम ही पूरे करो मेरे अरमान। आगे बोल। अरे हम भी अपने आप को कब तक संभालते, पता नहीं हमें क्या हो गया, और न चाहते हुए हम भी अपने भैया के बच्चों जैसे दिमाग का, मंदबुद्धि होने का फायदा उठाने लगे। अरे उनके सामने ही उनकी बीवी के साथ हम प्यार करने लग जाते। हमें उससे प्यार करते करते कुछ ही दिन बीते थे कि ऑफिस के काम से हमें 4 दिन के लिए टूर पर जाना पड़ा, और हमने जब वापस आके देखा ना तो संसार का ये पहला पति होगा ना जो अपनी पत्नी को किसी और से प्यार करते थे। खुश हो रहा हूँ। तुम खुश नहीं हो? मैं तो उससे भी ज्यादा खुश हूँ मेरी जान, माय डार्लिंग। भाभी। अरे विनोद, विनोद तुम वापस आ गए? क्यों, नहीं आना चाहिए था? ये कौन है? चिल्लाओ मत, शांति से बात करो। राजन तुम जाओ, ये मेरे मायके का फ्रेंड है। यहाँ क्या कर रहा था ये? वही जो तुम यहाँ करते हो। आपको शर्म नहीं आती भाभी, भैया की हालत का इतना फायदा उठाते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती इनकी लाचारी का फायदा उठाते हुए? तुम तो 4 दिन से टूर पर गए हो, मैं क्या यहाँ इस खिलौने से खेलती? शीतल के इस सवाल का तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन हमारा इतना दिमाग खराब हुआ कि मन करता था कि हम उसका गला दबा दें। और फिर इस बात को तो हम सह भी जाते, लेकिन एक दिन हमने उसे भैया का इलाज करने वाले डॉक्टर के साथ उसी तरीके से प्यार करते देखा जैसे वो हमारे और राजन के साथ करती है। और हमारे बेचारे भैया उनको भी प्यार करते देख ताली बजा बजा कर बच्चों की तरह खुश हो रहे थे। उनकी इस लाचारी का इस तरीके से फायदा उठाते देखना हमको शीतल पर बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा किया हमने उस पर, लेकिन वो मुझ पर ही बिफर पड़ी। तो क्या करूं? तुम्हारे साथ तो जो कुछ भी करना हो वो इस घर में ही कर सकती हूँ। मेरा भी मन करता है जोड़ियों की तरह बाहर घूमने का, पार्क में जाने का,
हॉल में जाने का? तुम्हारे साथ तो जा नहीं सकती। अगर तुम्हारे साथ गई तो तुम्हारे परिवार वाले बदनाम हो जाएंगे, लोग बदनाम कर देंगे उनको। तो बस तुम्हारे भैया के बहाने उस जवान डॉक्टर के साथ अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेती हूँ। इसमें बुराई ही क्या है? दोस्तों, खुद के साथ बुरा करने वाला इंसान जब खुद के साथ बुरा करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान उसकी बुराई करता है तो उसका खून खौलने लगता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, खुद के साथ बुरा करने वाला इंसान दूसरों की बुराई तो कर सकता है, लेकिन वहीं अगर कोई दूसरा इंसान उसकी इस बुराई पर उंगली उठाता है तो उस इंसान को खून का घूंट पीकर चुप रह जाना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारी इस कहानी में विनोद के साथ। दोस्तों, विनोद अपनी भाभी की बेवफाई पर खुलकर कुछ भी नहीं कह पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने भी अपनी भाभी के साथ वैसा ही कुछ किया था। लेकिन उसकी भाभी की रोज रोज की ये बेवफाई उससे देखी नहीं जा रही थी। वो अंदर ही अंदर एक चिंगारी की तरह सुलग रहा था। लोगों को प्यार करता देखकर, उन्हें ताली बजाता देखकर अपने भाई की लाचारी पर वो खून के आंसू रो रहा था। इसीलिए उसके इन आंसुओं को एक न एक दिन सैलाब तो बनना ही था। सो बन गया। भैया कहाँ हैं? बाहर खेल रहे हैं और मैं भी बाहर जा रही हूँ खेलने? हाँ, पर यहाँ नहीं, अपने मायके। हाँ, और हमेशा की तरह इस बार तुम मुझे छोड़ने जाओगे। बस इस बार फर्क इतना होगा कि रास्ते में कार पार्क करके तुम मुझे प्यार करोगे। फिक्र मत करो, तुम नहीं तो राजन है ना वहां, बस एक फोन करने की देर है। वो यहां तक आ सकता है तो क्या कार तक नहीं आएगा? हम 4 बजे तक शीतल को वापस ले जाने के लिए आएंगे। तब तक तू चाहे तो उसे बुला ले। और समझ गया, बिल्कुल समझ गया। तू फोन रख यार। प्यार में शीतल की इस बेशर्मी से हमारे गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, पर उसको मायके ले जाने और वहां से वापस लाने की जिम्मेदारी हमारी थी। सो हम उसको गए, छोड़कर आए मायके। लेकिन वहां से आने के बाद अपने लाचार भैया को देखकर हम दिन रात यही सोचते रहते कि हमारे भैया यहां बच्चों जैसी जिंदगी जी रहे हैं और वो वहां पर और सोच सोचकर हमारा इतना दिमाग खराब हो गया कि हमने उसे मारने का मन बना लिया। फिर जिस दिन माँ ने हमें कहा कि मायके से उसको लेके आए, हमारा तो मन ही नहीं हुआ वहां जाने के लिए। अरे हम वहां जाते और उस राजन को देख देख कर अंदर ही कुड़ते रहते। इसलिए मैंने शीतल को फोन किया कि तुम खान मार्केट आ जाओ, हम ऑफिस के बाद वहीं से तुम्हें लेकर घर आ जाएंगे। लेकिन फोन करके हमने सोचा कि क्या फायदा, फिर से वही बेवफाई, फिर से वही बेशर्मी। हमारे भैया तो बच्चे हैं। अरे इस गंदी चरित्रहीन शीतल के मौत से भैया को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वो तो सब 2 दिन में भूल जाते। इसलिए हमने निश्चय किया कि हम उसको जान से मार देंगे। सबसे पहले हमने खान मार्केट जाकर एक बड़ा सा चाकू खरीदा और हमने चाकू वाले को बातों ही बातों में, उसने पूछा नहीं, अपना नाम हमने राजन बताया, ताकि हमको तो पता था कि शीतल के मर्डर की जांच पड़ताल होगी और चाकू वाले के मुंह से राजन का नाम सुन के राजन ही फंसेगा। फिर हमने खान मार्केट के लोकल फोन से राजन को फोन लगाया। हेलो राजन, हम विनोद बोल रहे हैं, शीतल के देवर। अरे विनोद भाई, सॉरी यार, उस दिन गलती से। अरे कैसा सॉरी यार, ये सब तो चलता है ना। अरे सच्चा दोस्त तो वही होता है ना जो मिल बांट कर खाए। तू नाराज नहीं है मेरे से? अरे कैसा नाराज यार, देख हम 4 बजे तक शीतल को वापस ले जाने के लिए आएंगे। तब तक तू चाहे तो उसे बुला ले
और समझ गया ना? सच? एकदम सच यार। देख अब टाइम पास मत कर, जल्दी से उसको कॉल लगा, बुला ले और समझ जाओ। समझ गया यार, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। तू फोन रख यार। मेरी बात सुनते ही राजन ने शीतल को फोन किया और राजन से मिलने की एक्साइटमेंट में शीतल फोन अपना घर भूल गई। हमको तो पता था कि दोनों कहां मिलते हैं अक्सर, तो हम वहीं उसी जंगल में चुपके से जाकर छुप गए। और जैसे ही आई ना वो राजन 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 करते हुए। राजन, कहाँ हो तुम? देखो मैं वापस मायके से ससुराल जा रही हूँ, प्लीज एक बार आ जाओ, मुझे वापस से जी भर के प्यार कर लो। राजन, राजन क्यों सता रहे हो मुझे? प्लीज राजन। हमने पीछे से आकर उसका गला काट दिया। हमको जो ठीक लगा हमारे भैया के लिए, हमारे परिवार के लिए हमने किया, और हमको कोई अफसोस नहीं। अब फांसी भी हो जाए हमको कोई अफसोस नहीं। एक मंद बुद्धि वाले इंसान के साथ कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन प्रमोद की मां ने अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ पैसों का लालच देकर शीतल की शादी अपने बेटे प्रमोद के साथ करा दी। पैसों का लालच देकर कराई गई शादी से प्रमोद का खानदान तो नहीं बढ़ा, वो मंद बुद्धि का मंद बुद्धि ही रहा। उसकी बीवी भी चली गई और उसकी बीवी के कत्ल के इल्जाम में उसका छोटा भाई भी जेल चला गया। मां की एक छोटी सी गलती खानदान को आगे बढ़ाने के सपने और शीतल के प्यार पाने के सपने ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही बंदगी है। जिए प्यार में और रहे प्यार में सावधान। इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि कुणाल सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। जय हिंद।